गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क दिया गया था। बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि क्वेश्चन नंबर 4 में उनको प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सल्यूशन, डिटेल्ड सल्यूशन अभी बोर्ड पे हम आपको सिखा देंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन पढ़े हैं, उसके बाद जो चौथा टर्म है नॉर्मेलिटी, वो सीखेंगे। नॉर्मेलिटी को सिंपली कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं। और अगर नॉर्मेलिटी सीखना हो तो आपको छोटा छोटा बहुत सारा बात आपको जानना होगा, जिसमें जो सबसे पहला बात है वो है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। हर एसिड का अपना बेसिसिटी होता है। कोई पूछे कि बेसिसिटी क्या है, तो कोई एसिड कितना H+ निकाल सकता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन फ्रॉम एन एसिड। कोई एसिड कितना H+ निकाल सकता है, उसी को उस एसिड का बेसिसिटी कहते हैं। लिख रहे हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन from an acid is called its basicity। कोई एसिड से कितना H+ आयन बाहर निकल सकता है, वो उस एसिड का बेसिसिटी हुआ। जैसे अगर HCl है तो HCl एक H+ और Cl- में टूटता है, मतलब ये एक H+ बाहर निकालता है, तो उसका बेसिसिटी कितना हुआ, तो 1। HCl के बाद अगर H2SO4 का बात करें, H2SO4 दो H+ आयन में टूटता है, मतलब ये टूटने के बाद 2 H+ देता है, तो इसका बेसिसिटी 2 हुआ। HNO3 है, HNO3 ये टूटेगा तो एक H+ मिलेगा, तो इसका बेसिसिटी हुआ 1। बेसिसिटी क्या बताया कि कोई एसिड टूटने के बाद कितना H+ आयन देता है। जो एसिड जितना H+ आयन देगा वो उसका बेसिसिटी हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला में आपको जितना H दिख रहा है ये उतना ही H देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कुछ एसिड है H3PO4, H3PO3, H3PO2। इस एसिड का नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इस एसिड का नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। और इस एसिड का नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इन तीनों के फॉर्मूला में आप देख रहे हैं कि 3 H है, लेकिन अगर बेसिसिटी का बात करेंगे तो इसका बेसिसिटी 3 होता है, इसका बेसिसिटी 2 होता है, और इसका बेसिसिटी 1 होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इस पर भी चर्चा करते हैं, इसको जब आप पहले नोट कर लेंगे तब। लेकिन सबसे पहले ये दिमाग में रखें कि नॉर्मेलिटी हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं,
नॉर्मेलिटी पढ़ने के लिए ये सारा टर्म जरूरी है। अभी सबसे पहला टर्म बता रहे हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। कोई एसिड कितना H+ आयन बाहर निकालता है वही उसका बेसिसिटी हुआ। जैसे HCl एक H+ निकालता है तो इसका बेसिसिटी 1, H2SO4 2 H+ निकालता है बेसिसिटी 2, HNO3 एक H+ निकालता है बेसिसिटी 1, और ये तीनों में 3-3 हाइड्रोजन है, लेकिन ये 3 हाइड्रोजन निकालेगा, ये 2 हाइड्रोजन निकालेगा और ये 1 हाइड्रोजन निकालेगा। इसको पहले नोट कर लीजिए। ये जो 3 एसिड अभी हम लोग देखे H3PO3, H3PO4, H3PO2 वाला, बेसिसिटी सबका अलग अलग था। बेसिसिटी उन सबों का किस तरीके से उनका किस तरीके से आप बेसिसिटी डिसाइड करेंगे, उसके लिए आपको उनका स्ट्रक्चर जानना होगा। सबसे पहले आपको H3PO4 का स्ट्रक्चर दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद H3PO3 का स्ट्रक्चर दिखाएंगे, उसके बाद H3PO2 का स्ट्रक्चर दिखाएंगे। स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि इसका बेसिसिटी 1 क्यों है, इसका 2 क्यों है, इसका 3 क्यों है। किसी का भी स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो P डबल बॉन्ड O बनाते हैं और U टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बना देते हैं। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, उसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 5 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 5। तो डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन से जुड़ गया। इसमें भी अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो P डबल बॉन्ड O और U टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाना होगा। इसका भी अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो P डबल बॉन्ड O और इस तरीके से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाना होगा सबसे पहले। किसी का भी अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तीनों का तो सबसे पहले P डबल बॉन्ड O और ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल 4 ऑक्सीजन है, आप एक ऑक्सीजन को बना दिए, तो अब इसके बाद कितना ऑक्सीजन बच गया, तो 3। तो ये तीनों बॉन्ड से एक एक ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए। इसके बाद अब हाइड्रोजन कितना बच गया, 3, तो इन सबों से एक एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाता है, तो देखिए 2 बॉन्ड दिख रहा है, 2 बॉन्ड दिख रहा है, 2 बॉन्ड दिख रहा है, यहां भी देखिए 2 बॉन्ड दिख रहा है। अब इस पे काम करते हैं। H3PO3 आप देखिए कि एक ऑक्सीजन तो यहां जुड़ गया, तो कितना ऑक्सीजन बच गया, 2, तो आप इसमें से 2 जगहों पे ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। अब हाइड्रोजन बच गया 3, तो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दीजिए। इसमें अगर बात करिए तो टोटल 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहां जुड़ा हुआ है। अब बच कितना गया, तो 1 ऑक्सीजन, तो इन तीनों में किसी एक जगह आप ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितना है, तो 3, तो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दिया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू अगर देखिएगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू 2.1 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है। मतलब ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जो लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं जानते हैं उनको थोड़ा बता दे कि अगर कभी भी 2 एटम अगर आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो हर एलिमेंट का अपना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू होता है। जैसे हाइड्रोजन का यहाँ 2.1 है, क्लोरीन का 3.0 है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टेंडेंसी है किसी एलिमेंट का जिसमें वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना चाहता है। जैसे यहाँ पर एक बॉन्ड है, तो बॉन्ड का मतलब हुआ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। अब ये हाइड्रोजन भी चाह रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच ले, और ये क्लोरीन भी चाह रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। कभी भी 2 एलिमेंट के बीच में शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये एलिमेंट का टेंडेंसी है कि दोनों एलिमेंट चाहता है शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना। इसी टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींच लेगा। तो जब ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के तरफ ज्यादा रहेगा तो क्लोरीन पे हल्का माइनस और हाइड्रोजन पे हल्का प्लस आ जाएगा। इसको पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव कहते हैं। डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये हुआ पार्शियल निगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव।
मतलब थोड़ा निगेटिव थोड़ा पॉजिटिव। तो वैसे ही ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब ये लेस और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो यहां से हाइड्रोजन H+ के रूप में आयोनाइज कर जाएगा। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है जो H+ के रूप में आयोनाइज करेगा, तो इसका बेसिसिटी इसीलिए यहाँ पर 3 बोला गया है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है वो फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, जिस दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होता है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ H+ बन के आयोनाइज नहीं करेगा। ये लेस और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी लेस और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वही आयोनाइज करेगा। तो यहाँ पर ऐसा 2 हाइड्रोजन है जो कि आयोनाइज करेगा, तो इसका बेसिसिटी यहाँ पर 2 हो गया और इसका बेसिसिटी 1 हो गया। तो अभी आपको ये केवल बताया कि बेसिसिटी होता क्या है। बेसिसिटी के बारे में बताया कि कोई भी एसिड जितना H+ आयन बाहर निकालता है उसको उसका बेसिसिटी कहते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ H3PO4, व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ H3PO3, व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ H3PO2। ये आपको P ब्लॉक एलिमेंट में दोबारा से मिलेगा। P ब्लॉक एलिमेंट में जब आपको ग्रुप 15 पढ़ाया जाएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का वो एसिड जिसमें कि ऑक्सीजन है, फास्फोरस का वो एसिड जिसमें कि ऑक्सीजन है, उसी को बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो ये सब ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका 3 हो गया, इसका बेसिसिटी 2 हो गया, इसका बेसिसिटी 1 हो गया। क्यों हुआ ये भी आपको बता दिया गया, नोट कीजिए इसको। बेसिसिटी के बाद हम लोग जो अगला टर्म देखेंगे वो है एसिडिटी। एसिडिटी ऑफ अ बेस। बेसिसिटी होता था एसिड का, एसिडिटी होता है बेस का। तो एसिडिटी का अगर डेफिनेशन लिखना हो तो इसमें लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन फ्रॉम अ बेस। कोई बेस कितना OH- आयन बाहर निकालता है उसको उसका एसिडिटी कह देंगे। जैसे अगर NaOH को आप देखिए, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब आप आयन में तोड़िएगा तो ये एक OH- बाहर निकालेगा। तो NaOH एक OH- बाहर निकालता है तो इसका एसिडिटी हो गया 1। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर आप तोड़िएगा तो ये 2 OH- बाहर निकालता है। तो ये 2 OH- बाहर निकाल रहा है तो इसका एसिडिटी 2 हो गया। आपको भी बताएं कि जो एसिड जितना H+ बाहर निकालेगा वो उसका बेसिसिटी हो गया, और जो बेस जितना OH- बाहर निकालेगा वो उसका एसिडिटी हुआ। नोट करिए, बेसिसिटी और एसिडिटी के बाद जो अगला आपको एक चीज जानना है नॉर्मलिटी पढ़ने के लिए, वो ये कि कैसे हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट मास। कैसे निकालते हैं हम लोग इक्विवेलेंट मास किसी एसिड का, किसी बेस का और किसी सॉल्ट का। अगर आपको कोई एसिड का, कोई बेस का, कोई सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास अगर निकालने को कह दे तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए, इक्विवेलेंट मास अगर निकालना होता है किसी एसिड का तो तरीका होता है कि ऊपर में उस एसिड का फॉर्मूला का मास लिख दे और नीचे में उसका बेसिसिटी लिख दे। बेसिसिटी कहने का मतलब होता है कि वो कितना H+ बाहर निकाल सकता है। जैसे अगर कोई आपको बोले इक्विवेलेंट मास निकालो HCl का, ठीक है, इक्विवेलेंट मास अगर निकालो HCl का, ये एसिड है, इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसका फॉर्मूला मास ऊपर लिखेंगे। फॉर्मूला मास मतलब जो फॉर्मूला है उसका मास, हाइड्रोजन का मास 1,
क्लोरीन का मास 35.5, और नीचे में लिखिए उसका बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब ये कितना H प्लस बाहर निकाल सकता है, तो ये एक H प्लस बाहर निकाल सकता है, तो ये 36.5/1 तो हो गया 36.5, ये इसका इक्विवेलेंट मास हो गया। कभी भी किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास अगर आपको निकालना हो तो इसी तरीके से निकालेंगे, ऊपर में उसका लिखेंगे फॉर्मूला मास, नीचे में उसका लिखेंगे बेसिसिटी। जैसे अगर इक्विवेलेंट मास अगर आपको निकालना हो H2SO4 का, तो 2 हाइड्रोजन का मास हो गया 2, सल्फर का मास हो गया 32 और 4 ऑक्सीजन का मास हो गया 64। नीचे में उसका बेसिसिटी लिखना है, ये 2H प्लस बाहर निकाल सकता है। अब ऊपर में सबको जोड़ेंगे तो 98/2, तो ये हो गया 49। इस तरीके से निकलेगा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास किसी भी एसिड का निकालना होता है तो फॉर्मूला मास बाई बेसिसिटी करते हैं। अब जानते हैं इक्विवेलेंट मास अगर किसी बेस का निकालना है तो क्या करेंगे। जैसे एसिड का निकालना है तो फॉर्मूला मास बाई बेसिसिटी, और बेस का निकालना है तो फॉर्मूला मास बाई एसिडिटी करेंगे। फॉर्मूला मास ऊपर और नीचे वो बेस कितना OH माइनस बाहर निकाल सकता है। जैसे अगर इक्विवेलेंट मास आपको अगर NaOH का निकालना है तो Na का मास ऊपर लिखेंगे, O का मास लिखेंगे और हाइड्रोजन का मास लिखेंगे, और ये कितना OH निकाल सकता है तो 1, तो ऊपर में सबको जोड़िएगा तो 40 आएगा, 40/1 40 हो जाएगा। ये आपको सिखाया जा रहा है इक्विवेलेंट मास एसिड का निकालने का तरीका, बेस का निकालने का तरीका। अब आपको सिखाते हैं इक्विवेलेंट मास सॉल्ट का निकालने का तरीका। जब तक आपको इक्विवेलेंट मास निकालने नहीं आएगा तब तक आप नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ सकते हैं। नॉर्मेलिटी पढ़ने के लिए ये सब चीज जरूरी है कि एसिडिटी क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है, इक्विवेलेंट मास एसिड का कैसे निकालते हैं, बेस का कैसे निकालते हैं, सॉल्ट का कैसे निकालते हैं। तो अब सॉल्ट का निकालने का तरीका आपको बताने जा रहे हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं इक्विवेलेंट मास किसी सॉल्ट का कैसे निकालते हैं। अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है किसी सॉल्ट का तो ऊपर में लिखेंगे फॉर्मूला का मास, नीचे में लिखेंगे टोटल पॉजिटिव या टोटल निगेटिव चार्ज। देखिए ऐसा मत समझिए कि सॉल्ट हम बोल रहे हैं तो सॉल्ट चार्ज हो गया, सॉल्ट न्यूट्रल है। टोटल पॉजिटिव कहने का मतलब कि उसमें जो कटायन वाला हिस्सा है उसमें टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज है, और जो उसमें अनायन वाला हिस्सा है उसमें टोटल कितना निगेटिव चार्ज है। आपको एग्जाम्पल के मदद से समझाते हैं। जैसे इक्विवेलेंट मास आपको NaCl का निकालना है। आप ऐसा करिए कि पहले NaCl को आयन में आप तोड़ लीजिए। NaCl को जब आप आयन में तोड़िएगा तो उस पर एक प्लस और एक Cl माइनस आएगा। जब कभी भी NaCl को आप आयन में तोड़िएगा तो एक प्लस और एक माइनस आएगा, मतलब जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो ऊपर में लिखना है फॉर्मूला मास, तो Na का मास होता है 23 और क्लोरीन का मास होता है 35.5, उनको जोड़ देना है। और नीचे में लिखना है टोटल पॉजिटिव या टोटल निगेटिव, तो पॉजिटिव भी एक है निगेटिव भी एक है, उसको एक से डिवाइड करना है, जो आएगा वो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है MgCl2 का, MgCl2, तो क्या करिए पहले MgCl2 को आप आयन में तोड़ दीजिए। तो मैग्नीशियम कितना है 1, तो लिख दिए 1। क्लोरीन कितना है 2, तो लिख दिए 2। इसमें ऐसा जरूर कोई एक ऐसा आयन होगा जिसका आपको चार्ज आराम से पता होगा। जैसे Mg और क्लोरीन में मान लीजिए क्लोरीन पे आपको चार्ज पहले से पता है -1, ठीक है, वो कॉमन है, एक चार्ज एकदम कॉमन होगा। अब यहाँ देख लीजिए कि क्लोरीन पे टोटल चार्ज कितना आ गया -2, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होगा +2, तो Mg पर +2 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। तो यहाँ टोटल पॉजिटिव भी 2 है और टोटल निगेटिव भी 2 है। तो अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो फॉर्मूला मास एक मैग्नीशियम का मास ले लेंगे
अब 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का 35.5 होता है मास, तो 2 क्लोरीन का 71 होएगा। उसके बाद डिवाइड करना है टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव से, तो टोटल पॉजिटिव भी देख रहे हैं 2 है और टोटल नेगेटिव भी देख रहे हैं कि 2 है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है Na2SO4 का, Na2SO4, सबसे पहले Na2SO4 को आपको तोड़ के दिखाएं। Na2SO4 को आप देखिए, इसमें सोडियम 2 है तो 2Na लिख दिए, अब उसके बाद SO4 है, SO4 लिख दिए। एक आयन बोले कि एकदम कॉमन होगा जो पहले से पता होगा, जैसे देखिए सोडियम पहले से पता है +1, तो यहाँ पे +2 है तो इस पर कितना आएगा -2, तो पॉजिटिव चार्ज भी +2 है, नेगेटिव चार्ज भी +2 है। आपको करना क्या है, ऊपर में फॉर्मूला मास, एक सोडियम का 23 होता है, तो 2 सोडियम है तो 46 होगा, एक सल्फर है तो 32 होगा, 4 ऑक्सीजन है 64 होगा। उसके बाद टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव, तो पॉजिटिव भी 2 है, नेगेटिव भी 2 है, जो आ जाएगा वो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। तो अभी नॉर्मेलिटी पढ़ाने के पहले आपको बोले कि आपको जानना चाहिए एसिडिटी क्या है, बेसिसिटी क्या है, किसी एसिड का कैसे इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, कैसे किसी बेस का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, कैसे किसी सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, ये इतना तरीका आप पढ़ लिए। अब सीधा नॉर्मेलिटी पे आ रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब एक बात और देख लीजिए, केवल अगर इक्विवेलेंट मास किसी सब्सटेंस का निकालना है, ऐसे ही लिख दिया है, मतलब कोई एसिड बेस और सॉल्ट नहीं लिखा है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस लिख दिया, तो उस केस में ऊपर में लिखेंगे फॉर्मूला मास या कहिए मॉलिक्यूलर मास, और नीचे में लिखेंगे x। ये जो यहां x है इसको पढ़ते हैं वैलेंसी फैक्टर। बोले कि अगर इक्विवेलेंट मास किसी सब्सटेंस का निकालना है तो ऊपर में लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास, नीचे में लिखेंगे x। यहां x क्या है, तो x है वैलेंसी फैक्टर। अगर एसिड है, एसिड, तो उसके लिए वैलेंसी फैक्टर का मतलब हो गया बेसिसिटी। अगर बेस है, फॉर बेस, उसके लिए वैलेंसी फैक्टर का मतलब हो गया एसिडिटी। और अगर कोई सॉल्ट है तो उसके लिए वैलेंसी फैक्टर का मतलब हो गया टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज। मतलब जो बात अभी पहले बताए हैं बात वही है, केवल कहने का अंदाज बदल गया। जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड अगर लिखते तो लिखते मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी, तो वहां पर बेसिसिटी, एसिडिटी और टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज को एक साथ x लिख दिया गया, जिसको कि वैलेंसी फैक्टर भी पढ़ते हैं। ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसीलिए आपको ये भी बता दिए क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। दिमाग में रखिएगा, इसका भी आपको यूज करेंगे हम, ये भी फॉर्मूले का यूज करेंगे अभी कुछ देर के बाद। तो पहले ये दिमाग में रखेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ जनरल अगर कोई सब्सटेंस लिखा हुआ हो तो ऊपर में फॉर्मूला मास और नीचे में वैलेंसी फैक्टर लिखेंगे। वैलेंसी फैक्टर मतलब एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी और सॉल्ट के लिए टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज। इसके बाद अब कॉपी पर दोबारा से हेडिंग दे दीजिएगा नॉर्मेलिटी। जी हाँ, दोबारा इसलिए बोले क्योंकि आपको एक बार हेडिंग डलवा चुके हैं, लेकिन फिर से हेडिंग दे दीजिएगा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को ये बताए थे कि कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अब सुनिए, जैसे अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट, एक हो गया सॉल्यूट, एक हो गया सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट, एक हो गया सॉल्यूट, एक हो गया सॉल्वेंट। अगर आप ये देखें कि सॉल्यूट का कितना मोल कितने लीटर सॉल्यूशन में है, तो आप ये पढ़ चुके हैं कि इसको मोलारिटी कहते हैं, जो सबसे पहला टर्म बताए थे। लेकिन अगर यहां मोल नहीं लिखा हुआ हो, मोल के जगह लिखा हुआ हो ग्राम इक्विवेलेंट,
कि सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट कितने लीटर सॉल्यूशन में है, तो उसको नॉर्मेलिटी कहेंगे। अब दिमाग में ये आएगा कि मोल तो जानते थे, मास बाय फॉर्मूला मास, लेकिन ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, तो इस पे चर्चा कर रहे हैं। अभी आप केवल पहले डेफिनेशन के लिए सुनिए कि अगर आप ये देखें कि सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट कितने लीटर सॉल्यूशन में है, तो उसी को नॉर्मेलिटी कहते हैं। तो जैसा यहां पर लिखा हुआ है, पहले इसी के तर्ज पे डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज डिफाइंड एज number of gram equivalent of solute. It is defined as number of gram equivalent of solute dissolved in per liter of solution. It is defined as number of gram equivalent of solute dissolved in per liter of solution. इसी के तर्ज पे भी डेफिनेशन लिखे हैं, इसी के तर्ज पे पहले फॉर्मूला भी लिख लेंगे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम इसको समझाने जा रहे हैं। और देखिए, बोले कि अगर यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट नहीं लिखा रहता, अगर यहाँ लिखा रहता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो आप इसको आसानी से ऑपरेट कर लेते हैं, मास बाई फॉर्मूला मास करते मोल निकाल लेते हैं। ये भी ऑपरेट करने में आपको दिक्कत एकदम नहीं आएगा। लिखा हुआ है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो इसको आपको लिखना है मास ऑफ सॉल्यूट, और फॉर्मूला मास के जगह पे लिखना है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट मास आपको एसिड, बेस और सॉल्ट का निकालने का तरीका आपको सिखा चुके हैं। तो यहाँ जो सॉल्यूट है आपको एसिड, बेस और सॉल्ट ही मिलेगा। तो एसिड अगर मिलेगा तो एसिड का रख दीजिएगा इक्विवेलेंट मास, बेस का, सॉल्ट का, तो आसानी से ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। नीचे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अगर ये मिलीलीटर में अगर लिखिएगा तो लीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करिएगा, वही 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हुआ जो बार बार यूज होगा। अगर इसके यूनिट का अगर बात करिए तो जैसे मोलारिटी का यूनिट बड़ा वाला m होता था, वैसे ही नॉर्मेलिटी का भी यूनिट बड़ा वाला n होगा। तो इतना पहले नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। अगर मोलारिटी पता हो तो आप आराम से नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं बिना नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाए। तो उसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। देखिए, सबसे पहले तो मोलारिटी का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपको अभी दिखाए हैं कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मोलारिटी का फॉर्मूला है, ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन लेना है, तो इन दोनों का रेशियो ले लेना है। मोलारिटी बाई नॉर्मेलिटी, रिलेशन लेना है तो दोनों का रेशियो ले लेना है। अब मोलारिटी के फॉर्मूला को ऊपर लिखना है, तो ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमको नीचे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखना है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इतना ही से समझ जाइएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पूरा लिखेंगे, आगे जगह नहीं है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आप ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये कैंसिल हो गया। अब इधर बचा मोलारिटी बाय नॉर्मेलिटी। तो लिख दिए मोलारिटी बाय नॉर्मेलिटी ऊपर में है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट। ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो इसको लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। यहां तक में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मोल ऑफ सॉल्यूट है ऊपर, तो लिख दिए मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट। और नीचे है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब आप देखिए मास ऑफ सॉल्यूट फिर कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या है मोलारिटी, मोलारिटी को भी कैपिटल एम से लिख दे रहे हैं। नॉर्मेलिटी इसको कैपिटल एन से लिख दे रहे हैं, मोलारिटी बाय नॉर्मेलिटी। ऊपर में बच गया इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये क्लियर नहीं है कि सॉल्यूट क्या है, एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस के निकालने का तरीका आप देखे हैं कि ऊपर में लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो भी सब्सटेंस है वो, और नीचे में लिखते हैं उसका वैलेंसी फैक्टर। तो ये इक्विवेलेंट मास वाला बात हो गया। नीचे में लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मोलारिटी बाय नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू 1 बाय वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या हुआ, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अगर किसी सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी आपको अगर निकालना है, अब मोलारिटी पता है, तो आपको वैलेंसी फैक्टर से गुना कर देना है। अगर एसिड का सॉल्यूशन है तो बेसिसिटी से गुना कर देना है, अगर बेस का सॉल्यूशन है तो एसिडिटी से गुना कर देना है, और सॉल्ट है तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज से गुना कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी हम बार बार यूज करेंगे। कोई भी फार्मूला आपको याद ज्यादा नहीं करना है, मतलब खूब अच्छे से उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन बनाते बनाते उस फार्मूला पे कमांड हासिल हो जाएगा। आप
आपको इतना तो बता दें कि आप क्या करिए, एक पन्ना बना लीजिए इस चैप्टर में, एक पन्ना अलग से, उस पन्ने में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा हो सारा फॉर्मूला आप उसमें लिखते चले जाइए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोलारिटी and normality of a solution. Calculate the molarity and normality of a solution in which 9.8 gram H2SO4 is present in a 250 centimeter cube of solution। अब देखिए इस क्वेश्चन में मोलारिटी और नॉर्मलिटी दोनों निकालना है। ऐसे सॉल्यूशन का निकालना है जिसमें 9.8 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर में कोई अंतर नहीं होता है, पहले भी बताए हैं फिर बता दे रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब और ml एक ही चीज है। सबसे पहले तो आप ये दिमाग में रखें कि सॉल्यूशन H2SO4 का है, H2SO4 का सॉल्यूशन है, मतलब H2SO4 वाटर में मिला होगा, सॉल्यूशन बना होगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको दे दिया है 250 मिलीलीटर, और ये जो H2SO4 है ये 9.8 ग्राम है। आपको इस सॉल्यूशन का मोलारिटी और नॉर्मलिटी दोनों निकालना है। तो मोलारिटी हम लोग पहले भी देख चुके हैं, मोलारिटी अगर निकालना है तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि मोलारिटी निकालने का तरीका होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 by volume of solution in liter। सॉरी, ऊपर में 1000 है तो यहां मिलीलीटर। मास ऑफ सॉल्यूट बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला है। मास ऑफ सॉल्यूट है 9.8, फॉर्मूला मास है 98 into 1000 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है मिलीलीटर में 250। ये कट जाएगा 4 बार में और ये कट जाएगा 10 बार में, तो 4/10 0.4 हो गया, तो ये मोलारिटी निकल गया। क्वेश्चन में मोलारिटी और नॉर्मलिटी दोनों निकालना है। अभी हम लोग केवल मोलारिटी निकाले, अब मोलारिटी हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे तो ये तो पहले निकल गया। अब नॉर्मलिटी निकालना है। अब देखिए मोलारिटी निकाल चुके हैं आप, और उसके बाद आपको नॉर्मलिटी निकालना है। तो आप चाहें तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगाएं और उसके बाद आप इसको बनाएं, लेकिन आप सीधे रिलेशन बिटवीन जो मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी पढ़ाए हैं उससे भी इसको बना सकते हैं। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, नॉर्मलिटी निकालने का आपको तरीका बताए हैं कि नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। आपको ये फॉर्मूला पता है, मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोलारिटी कितना है 0.4, ये मोलारिटी आ चुका है 0.4। अब वैलेंसी फैक्टर बोले कि अगर एसिड का सॉल्यूशन है तो वैलेंसी फैक्टर बेसिसिटी होगा,